दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी धरती पर कभी ऐसे भी कॉन्टिनेंट थे जो आज समुद्र की गहराइयों में खो चुके हैं। सोचिए, एक समय ये कॉन्टिनेंट पूरी तरह से जमीन के ऊपर थे। यहाँ लाइफ फल फूल रही थी और अब सिर्फ इनके अवशेष बचे हैं। ऐसा ही एक मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट है ज़ीलैंडिया, जो न्यूजीलैंड और न्यू कैलिडोनिया के बीच लगभग 5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ था, यानी ऑस्ट्रेलिया के आकार का लगभग 2/3। पर हैरानी की बात यह है कि इसका 95% हिस्सा आज समुद्र के नीचे डूब चुका है। लेकिन इस कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्से अभी भी पानी के ऊपर हैं। यहाँ लाइफ के कई सबूत मिले हैं। 8000 से ज्यादा स्पेसिमेंस की स्टडी से ये साबित होता है कि ये पूरा इलाका कभी समुद्र के ऊपर था। लेकिन क्या ये अकेला गुम हुआ कॉन्टिनेंट है? तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, इसका जवाब है नहीं। इसके जैसा एक और लॉस्ट कॉन्टिनेंट है लेमुरिया। आज के इस वीडियो में हम लेमुरिया के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, जो आज इंडियन ओशन में छुपा हुआ है। दोस्तों, वैज्ञानिकों ने पहली बार इस कॉन्टिनेंट के बारे में मिड 1800 में बात करना शुरू किया, जब फिलिप स्क्लेटर नाम के एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट ने द मैमल्स ऑफ मेडागास्कर नाम के एक पेपर में लिखा। स्क्लेटर ने नोटिस किया कि लेमुर के फॉसिल्स मेडागास्कर और इंडिया में तो काफी ज्यादा पाए गए हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली ये फॉसिल्स अफ्रीका और मिडिल ईस्ट में बिल्कुल मिसिंग है। ये देखकर स्क्लेटर इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि एक टाइम पर मेडागास्कर और इंडिया एक बड़े कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे। उस कॉन्टिनेंट को स्क्लेटर ने लेमुरिया का नाम दिया। स्क्लेटर के अलावा कई दूसरे वैज्ञानिकों ने भी इस कॉन्टिनेंट के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, जिसमें एटियन जिफ्रॉय सेंट हिलेरी भी शामिल थे। हिलेरी एक फ्रेंच न्यूट्रलिस्ट थे। उन्होंने 1840 में मेडागास्कर और इंडिया के बीच एक एंशिएंट लैंड कनेक्शन के बारे में अनुमान लगाया था। 1869 में प्रसिद्ध जर्मन जूलॉजिस्ट और मरीन बायोलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकेल ने भी अपनी बुक द हिस्ट्री ऑफ क्रिएशन में दावा किया है कि मानव सभ्यता की शुरुआत एशिया, अफ्रीका और इस लॉस्ट कॉन्टिनेंट लेमुरिया से हुई है। हैकल ने लेमुरिया का एक काल्पनिक नक्शा भी बनाया, जिसे उन्होंने पैराडाइज नाम दिया। उनके मैप के अकॉर्डिंग ये कॉन्टिनेंट एक लैंड ब्रिज था जो सेंट्रल ईस्ट अफ्रीका से फिलीपींस तक कनेक्टेड था। दोस्तों, लेमुरिया, जिसे अक्सर ह्यूमैनिटी के क्रेडल यानी कि पालना के रूप में देखा गया है, ये सिर्फ वैज्ञानिकों का विषय नहीं रहा है, बल्कि सीक्रेट सोसाइटीज और मिस्टिक्स के लिए भी एक डीप सीक्रेट रहा है। हेलेना ब्लवात्स्की, जो कि 19th सेंचुरी की फेमस मिस्टिक और तांत्रिक थी, उन्होंने अपनी बुक द सीक्रेट डॉक्ट्राइन में लेमुरिया का जिक्र किया है। उनके मुताबिक करोड़ों साल पहले एक एंशिएंट ह्यूमनॉइड रेस डायनासोर्स के साथ कोएग्जिस्ट करती थी। ये 4 हाथों और आंखों वाले एग लेइंग हर्माफ्रोडाइट्स यानी कि उभयलिंगी थे। चौंकाने वाली बात यह है कि उनका डिस्क्रिप्शन हिंदू देवी देवताओं से काफी मेल खाता है, जिन्हें अक्सर 4 हाथों के साथ डिस्क्राइब किया गया है। वैसे वेस्टर्न्स ने एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट को सिर्फ बेड टाइम स्टोरी की तरह ही देखा है, यानी नींद न आने पर सुनाई जाने वाली कहानियां। लेकिन ऐसे कई एविडेंस हैं जो ये प्रूव करते हैं कि एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट में लिखे हुए कुछ लेजेंड्स असल में सच हैं। आप एग्जाम्पल के लिए प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना की स्टोरी को देख सकते हैं। रामायण की कहानी के मुताबिक माता सीता को रावण के चंगुल से मुक्त कराने के लिए प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना को जल्द से जल्द लंका पहुंचना था, और इसके लिए उनका समुद्र पार करना जरूरी था। लेकिन इतने विशाल समुद्र को तैरकर पार करना आसान नहीं था। इसीलिए उनके द्वारा भारत से श्रीलंका तक समुद्र के ऊपर एक विशाल ब्रिज बनाकर तैयार किया जाता है, जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। दोस्तों, रामायण की इस स्टोरी को पहले तो सिर्फ हिंदूज ही मानते थे, लेकिन बाद में सालों बाद जब नासा के सैटेलाइट ने भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र के नीचे एक कोलैप्स्ड ब्रिज की इमेजेस को रिवील किया, तो उन लोगों की बोलती बंद हो गई जो रामायण की स्टोरी को सिर्फ एक लेजेंड मानते थे। दोस्तों, रामायण में इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का हर एक स्टेप, सर्वे, प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, पोस्ट कंप्लीशन, सब कुछ डिटेल में दिया गया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही आज के आर्किटेक्चर का बेसिक स्टेप्स भी है। रामायण के अकॉर्डिंग उनके इस प्रोजेक्ट का एक चीफ इंजीनियर भी था, जिसका नाम नाला था। दोस्तों, इसी वजह से इस ब्रिज को नाला सेतु या ब्रिज ऑफ नाला भी कहते हैं। दोस्तों, रामायण के टेक्स्ट में उन मटेरियल्स और ट्रीज के भी डिटेल्स दिए गए हैं जो ब्रिज बनाने के लिए सी ब्रिज पर फाउंडेशन के लिए यूज किए गए थे। सबसे पहले यहाँ ट्री को पाइल यानी कि लट्ठे के साथ रखा गया, उनके ऊपर बड़े बड़े स्टोन्स रखे गए और फिर उनके ऊपर एक फ्लैट फिनिश्ड लेवल बनाया गया, जिसके बाद वानर सेना ने दोनों साइड से रोप्स को होल्ड किया ताकि ब्रिज सीधाई में बन सके। दोस्तों, ब्रिज बनाने का यह पूरा प्रोसेस आज के मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्निक से मेल खाता है। वैसे इस पूरी कहानी को तब हिस्टोरिकल इवेंट माना गया जब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर बद्री नारायण ने ब्रिज के स्ट्रक्चर को एग्जामिन किया।
उन्होंने ब्रिज में 10 बोरहोल्स ड्रिल किए और वहां से कैल्केरियस सैंडस्टोन, कोरल्स और बॉर्डर जैसे मटेरियल्स को डिस्कवर किया, जो ये प्रूव करते हैं कि ये ब्रिज मैनमेड था। आगे की जांच में ये भी पता चला कि ये ब्रिज लगभग 7000 साल पुराना है, यानी बिल्कुल उसी टाइम का जब रामायण की घटना हुई थी। इससे भी ज्यादा शॉकिंग बात यह है कि रामायण के अकॉर्डिंग राम सेतु का रेशियो लेंथ टू विड्थ 10:1 था और जिस ब्रिज को हमारे वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया वो 35 किलोमीटर लंबा और 3.5 किलोमीटर चौड़ा है, जो कि एग्जैक्टली 10:1 के रेशियो से मैच करता है। दोस्तों, बहुत से वैज्ञानिकों का ये मानना है कि इस ब्रिज के कंस्ट्रक्शन के लिए जो स्टोन्स यूज किए गए हैं वो इस जगह की सैंड से पुराने हैं, जिसका मतलब ये है कि उन स्टोन्स को यहाँ किसी ने एडवांस इंजीनियरिंग टेक्निक्स यूज करके रखा है। लेकिन असली शॉक तो लोगों को उस समय लगा जब कुछ एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया कि ये ब्रिज 1.7 मिलियन साल पहले होमो इरेक्टस के समय का हो सकता है, जो कि मॉडर्न ह्यूमंस से बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके हैं। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि क्या रामायण के वो ह्यूमनॉइड मंकी आर्मी असल में होमो इरेक्टस के एंसेस्टर्स यानी कि पूर्वज थे, और अगर वो होमो इरेक्टस के पूर्वज थे तो ये पॉसिबल है कि उनके पास फिजिकल स्ट्रेंथ रही होगी। लेकिन इस मेगा स्ट्रक्चर को बनाने का नॉलेज उनके पास कहां से आया था, ये आज भी एक बड़ा सवाल है। बट अगर उस समय भगवान राम जैसे हायर बींग्स वाकई में मौजूद थे तो ये पॉसिबल है कि उन्होंने ही होमो इरेक्टस को गाइड किया होगा, उन्हें सिखाया होगा कि इस मेगा स्ट्रक्चर को कैसे बनाना है। दोस्तों, कहानी के मुताबिक इस ब्रिज पर चलकर प्रभु राम अपनी आर्मी के साथ समुद्र पार करके लंका पहुंचे, जहां उन्होंने रावण के साथ युद्ध करके अपनी पत्नी सीता को बचाया और फिर वहां से विमान में बैठकर वे वापस घर लौटे। विमान संस्कृत टेक्स्ट के अकॉर्डिंग एक तरह का फ्लाइंग व्हीकल है। अब सोचिए, क्या ये पॉसिबल नहीं कि ये विमान असल में एडवांस यूएफओज हो सकते हैं? और अगर रामायण का ये मेगा स्ट्रक्चर सच है तो ये पॉसिबिलिटीज भी है कि एंशिएंट जायंट्स और फ्लाइंग मशीन्स की कहानियां वाकई में सच हों। दोस्तों, साउथ इंडिया की एंशिएंट तमिल सिविलाइजेशन को सुमेरियन और इजिप्शियन सिविलाइजेशन से भी पुराना माना जाता है। कुछ रिसर्चर्स तो इसे पहली सिविलाइज्ड ह्यूमन रेस तक कहते हैं। तमिल लिटरेचर का सबसे पुराना टेक्स्ट संगम लिटरेचर एक ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन की कहानी बताता है जो हजारों साल पहले कुमारी कदम नामक कॉन्टिनेंट में फला फूला करती थी, जो अब डूब चुका है। तमिल लोग आज भी इस मिथिकल लॉस्ट कॉन्टिनेंट के वजूद में विश्वास रखते हैं और मानते हैं कि कुमारी कंदम ही उनका प्लेस ऑफ ओरिजिन है। दोस्तों, माना जाता है कि ये कॉन्टिनेंट इंडियन और पैसिफिक ओशन के बीच स्थित था, जो साउथ इंडिया को मेडागास्कर के जरिए अफ्रीका से जोड़ता था। लेकिन जब लास्ट आइस एज के बाद सी लेवल्स तेजी से बढ़े तो ये एंशिएंट कॉन्टिनेंट समुद्र में समा गया, जिससे तमिल लोगों को माइग्रेट करना पड़ा और अलग अलग ग्रुप्स के साथ मिक्स होना पड़ा, जिससे नई लैंग्वेजेस, रेसेस और सिविलाइजेशंस का जन्म हुआ। कुछ लोग मानते हैं कि सिर्फ तमिल ही नहीं बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी कुमारी कंदम के निवासियों के वंशज हैं। उनका मानना है कि तमिल कल्चर बहुत सारी उन्नत सभ्यताओं की फाउंडेशन है और तमिल लैंग्वेज दुनिया की कई लैंग्वेजेस की एक मदर लैंग्वेज मिक्स है। दोस्तों, रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग कुमारी कंदम ही लेमुरिया कॉन्टिनेंट था, जो मेसोजोइक ईरा के दौरान राइजिंग वाटर्स की वजह से मेनलैंड से सेपरेट हो गया था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशिनोग्राफी के मुताबिक आज से लगभग 15,000 साल पहले सी लेवल्स लगभग 100 मीटर कम था, लेकिन फिर अचानक सी लेवल में तेजी से वृद्धि हुई और एक मेजर फ्लड आया। इस विनाशकारी बाढ़ ने न सिर्फ पूरे कॉन्टिनेंट को निगल लिया बल्कि उस समय पर मौजूद एक पूरी सिविलाइजेशन को भी खत्म कर दिया। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या यह वही फ्लड हो सकता है जिसका जिक्र बिब्लिकल फ्लड और दुनिया के हर कल्चर के टेक्स्ट में मिलता है। दोस्तों, एक और एविडेंस जो इंडियन ओशन के एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट के वजूद को सजेस्ट करता है वो मॉरिशस के ट्रॉपिकल आइलैंड पर मिला है। 2013 में मॉरिशस के पास साइंटिस्ट ने समुद्र के अंदर ग्रेनाइट फ्रैगमेंट्स और 3 बिलियन साल पुराना जिरकॉन पाया। ये डिस्कवरीज ये साबित करती हैं कि इंडियन ओशन के नीचे एक एंशिएंट कॉन्टिनेंट कभी मौजूद हुआ करती थी। जियोलॉजिस्ट ने इसे मॉरिशिया नाम दिया, जो तमिल लेजेंड्स में कुमारी कंदम और स्क्लैटर की लुमेरिया थ्योरी से परफेक्टली मैच करता है। बट सवाल यह है कि अगर तमिल सिविलाइजेशन वाकई में इतनी ज्यादा एडवांस थी तो क्या पूरी मानवता उसकी ही वंशज है? क्या तमिल लैंग्वेज दुनिया की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक है जो कई लैंग्वेजेस की फाउंडेशन है? दोस्तों, दुख की बात यह है कि हमारे पास आज एडवांस टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में बहुत कम पता है। हर खोई हुई सिविलाइजेशन हमें याद दिलाती है कि हमारे इतिहास में ऐसे राज छिपे हैं जो हमारे करंट बिलीफ्स को चैलेंज कर सकते हैं।
दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है, अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में इसे जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।